हमारे साथ में सत्य प्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, 2024 में पॉलिटिकल एक्टिव होना और आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं सुनेत्रा पवार। बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि पहली महिला डिप्टी सीएम चुनी गई है और अजीत दादा की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी अब सुनेत्रा पवार ने उठा लिया है। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां हो गई हैं। अब आगे किस तरह से इस जिम्मेदारी को निर्वाह करती है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से दादा का कद रहा है, जिस तरह से दादा का अनुभव रहा है और जिस तरीके से अजीत दादा अलग तरीके से काम करते थे, जनता से जुड़े रहते थे, लोगों से जुड़े रहते थे, उसी तरह से क्या सुनेत्रा पवार भी लोगों से जुड़ी रहेंगी, लोगों के लिए काम करती रहेंगी। और ये इसलिए जो है बेहद खास हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रही नहीं हमने देखा सुनेत्रा। इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था, बस चुनाव के दौरान में वो नजर आई थी और उसके बाद में फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आई। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आज उनको कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना होगा, पार्टी को संभाल कर रखना होगा, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आई है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सुनेत्रा की अपनी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनके काम आने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अजीत दादा पवार के साथ रहकर जिस तरह से सुनेत्रा पवार ने सीखा है वह उनके काम आने वाला है। और दूसरी एक वाकया भी आपको याद दिला देता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और हम सब बारामती गए हुए थे, उस दौरान अजीत दादा के साथ सुनेत्रा पवार भी आई हुई थी वोटिंग के लिए। लेकिन उस वक्त अजीत दादा ने उन्हें साइड में रखा था और उन्होंने इस बार से आगाह किया था कि मीडिया से बातचीत मत करना है आप, क्योंकि कुछ गलत जवाब दे देंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो अजीत दादा की एक कोशिश रही है कि सुनेत्रा पवार को पहले राजनीति सिखाई जाए कि कैसे वो राजनीति में कदम रखे, कैसे सीखना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे बोलना है। अब अचानक उनके कंधों पे जिम्मेदारी आई है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई है। जाहिर तौर पर उन्हें सीखना भी होगा, उन्हें समझना भी होगा कि कैसे अजीत दादा काम करते थे, क्या स्टाइल रहती थी। क्योंकि अजीत दादा सुबह तड़के लोगों के लिए उठ जाते थे, लोगों को बीच पहुंचते थे। अगर कोई परेशानियां होती थी तो दादा जो है जनसंपर्क करते थे और इस लोगों को बुलाकर जो है अपने माध्यम से लोगों को समझाते थे और अधिकारी को भी अवगत कराते थे कि दादा का नाम जब जुड़ा है तो काम तुरंत होना चाहिए। तो दादा की कार्यशैली अलग रही है, लेकिन सुनेत्रा पवार को राजनीति में आने के बाद थोड़ा से समझना होगा कि कैसे काम करना है, किस तरह से लोग काम करते हैं। जाहिर तौर पर किसी को तो अपना गुरु बनाना पड़ेगा सुनेत्रा पवार को, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वाह किया जाए वह भी एक नैतिकतापूर्ण जिम्मेदारी होगी। और जाहिर तौर पर तमाम उनके विधायक हैं, वो अनुभवी विधायक है, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर छगन भुजबल हो या फिर सुनील तटकरे हो, तमाम लोग जो काफी अनुभवी है। जाहिर तौर पर उनके अनुभव का भी फायदा जरूर जो सुनेत्रा पवार को मिलेगा। लेकिन एकल डिसीजन जो लेने की बात अजीत दादा में थी, उस तरह का डिसीजन आज महाराष्ट्र में कोई नहीं रखता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो। सभी लोग जो है अजीत दादा पवार को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि अजीत दादा पवार ही एक ऐसे शख्स थे जिस निर्णय को वो बड़े सुगमता से, बड़े आसानी से ले लेते थे। ये तमाम क्वालिटी अजीत दादा में थी। तो इस तरह की क्वालिटी अब सुनेत्रा पवार को भी लानी होगी और उनका अनुभव लेना होगा। इसके बाद जो है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब इसी जिम्मेदारी के तहत ये आज बड़ा निर्णय लिया गया है और जल्दी में निर्णय लिया गया है कि उन्हें विधायक दल का नेता तुरंत चुनना जरूरी होगा, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी विलय को लेकर भी अगर चर्चा होनी है तो पार्टी को कोई मुखिया होना चाहिए। अच्छा, एक पहली महिला डिप्टी सीएम होना और ये जो एक कहिए कि नया इतिहास उन्होंने रचा है, चाहे हालात इस तरह के रहे, ऐसी परिस्थितियां रही जिस कारण से आज वो इस पद पर हैं और एक इस सिचुएशन में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। लेकिन एक महिला डिप्टी सीएम के नाते उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका इस पद पर आना, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और महाराष्ट्र के लिए एक नई चुनौती भी है कि महिला डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अजीत दादा पवार के पास जो चुनौतियां थी वो शायद चुनौतियां उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि अजीत दादा के पास वित्त मंत्रालय था, फिनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती थी वो तमाम उनके पास हुआ करता था और वह बाकायदे सीएम और दोनों डीसीएम मिलकर इस पर चर्चा भी कर लेते थे।
लेकिन चूंकि महिला डिप्टी सीएम बनी है और इस पद के लिए उन्हें शायद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जानकारी अभी अंदर से मिली है कि वित्त मंत्रालय अब खुद जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे, उन्हें दूसरा विभाग दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र को एक नई महिला डिप्टी सीएम मिली है, तो महिलाओं के लिए किस तरह से आगे सोचना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, मुंबई में महिलाओं को लेकर हमेशा से चर्चा रही है। उस सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक तौर पर उन्होंने सशक्तिकरण के लिहाज से, वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से और लखपति दीदी के तौर पे और लाडली बहना के तौर पर ये तमाम जिम्मेदारियां हैं जो आगे बढ़ानी है। जिस जिम्मेदारी को अजीत दादा ने शुरुआत की थी, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ानी है, वो आर्थिक तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पे हो या फिर एम्पावरमेंट के तौर पे हो, तो कैसे उन्हें सशक्त बनाना है, यह भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए एक फायदे भी की भी बात है कि चूंकि एक महिला डिप्टी सीएम है, तो महिलाओं की बात आसानी से सुनी जाएगी, महिलाओं को नज़दीक से समझने का भी एक मौका मिलेगा तमाम उन महिलाओं को। तो जाहिर तौर पर एक अच्छाई भी है कि महाराष्ट्र को पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम मिली है, जिसमें महिलाओं को लेकर जब चर्चा हो रही हो पूरे देश में, महिला को ज़्यादा आरक्षण देने की चर्चा हो रही हो, महिला को ज़्यादा से ज़्यादा इस बार महानगर पालिका में सीटें दी गई हैं, ज़्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं, तो एक फायदे की भी बात है कि सुनेत्रा पवार के लिए कि उनका साथ और समर्थन महिलाएं भी खुल कर देंगी। लेकिन जिम्मेदारियां वही है कि अजीत दादा ने जिस तरह से महिला एम्पावरमेंट की शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की, उसे कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी समय समय पर चर्चा करते हुए उन्हें उस जो है विकास की गति को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने रहेगी। ज़ाहिर तौर पर। और अब एक साथ में एक ये भी बात आती है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जिन नेताओं का जिक्र आपने किया, वो चाहे छगन भुजबल हों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुख की घड़ी में अब उनका एक सहारा बनना होगा, उनकी वो कोर टीम बननी होगी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले, ताकि पार्टी को खड़ा रखा जा सके और पार्टी की मजबूती को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, साथ ही साथ सरकार और बेहतर तरीके से चल पाए। बिल्कुल, देखिए भावनात्मक तौर पे तो अभी लोग जुड़े हुए हैं। लोग ये चाहते भी है कि दादा का जो स्वप्न था उसे पूरा करने के लिए कोई मुखिया चाहिए, इसलिए मुखिया का आज नेतृत्व हुआ है। अब आगे मुखिया किस तरह से काम करेगा, मुखिया कैसे लोगों से मार्गदर्शन लेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सुनेत्रा पवार के सामने तमाम चुनौतियां जरूर रहेगी, लेकिन अगर सभी विधायकों को साथ लेकर चलती है तो जाहिर तौर पर यह चुनौती भी आसानी से जीती जा सकती है, क्योंकि जिस विरासत को खड़ा करने के लिए दादा ने अपने पूरा जीवन लगा दिया, उस विरासत को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो बारामती को मुंबई से बेहतर हाईटेक बनाने की हो या फिर पुणे को हाईटेक करने की व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों के साथ सुनेत्रा पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे जो है लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है और कैसे लोगों की मदद करनी है, एक बड़ा चुनौती जरूर उनके सामने होगा। अच्छा, उनके बेटों की अगर बात करते हैं तो उनके बेटों की भी जाहिर तौर पर पार्टी में भूमिका बढ़ने वाली है, वो भी और सक्रिय राजनीति के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी उस रूपरेखा को अगर देखा जाए तो वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, पार्थ पवार एक विधायक रहे हैं, अब उन्हें राज्यसभा की सीट उन्हें मिलने वाली है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जो उपचुनाव है उसमें भी सुनेत्रा पवार को विधायक चुना जाना की भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि सर्वसम्मति से उन्हें निर्विरोध विधायक चुना जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरह का दादा का पद और कद रहा है, उससे लोग काफी आहत है दादा के अचानक जाने से, तो इसका भी लाभ सुनेत्रा पवार को मिलने वाला है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में उनके दोनों बेटे के ऊपर जरूर जिम्मेदारियां होने वाली है। हालांकि जय पार्थ बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन दादा के साथ रहकर और उनके विधायकों के संपर्क में रहकर जाहिर तौर पर कुछ जरूर ऐसी जानकारियां उन्हें होगी। हालांकि पार्थ पवार तो काफ़ी समय से दादा के साथ सक्रिय हो गए थे, लेकिन जय पवार को अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक जानकारी नहीं है। लेकिन परिवार में अगर कोई मुखिया अच्छा काम करता है तो जाहिर तौर पर लोग उससे सीखते हैं। और दादा की जो कार्यशैली रही है कि लोगों को साथ में लेकर चलना, समय समय पर लोगों को बुलाकर जो है उनके विचारों को सुनना और उनकी समस्याओं को सुनना, वो दादा का एक अलग से
स्टाइल रहा है काम करने का, तो उसका भी लाभ परिवार को मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को अनुभव होगा कि किस तरह की समस्याएं होती है और कैसे इनका निदान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब एक महिला डिप्टी सीएम महाराष्ट्र को मिली है और जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि सुनेत्रा पवार के इस पद को संभालने के साथ ही महिलाओं के उत्थान पर और ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा।